नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पाकिस्तान जो लगातार संकट के बीच लड़ रहा है, अब भी अपनी परेशानियों से ज्यादा भारत की तरक्की देखकर असहज महसूस करता है। इसी असहजता ने उसको ईरान से मदद ना मिलने की कोशिश के बीच और परेशान कर दिया। उसे केवल ठुकराहट का सामना यहां भी करना पड़ा। पाकिस्तान ने सोचा कि अगर वो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता कराने का प्रस्ताव रखेगा तो खुद को ईरान का अहम सहयोगी साबित कर सकेगा, लेकिन ईरान ने उसकी चालों को भांप लिया और उसे सीधे नकार दिया। पाकिस्तान ने यह भी उम्मीद की थी कि जैसे ईरान ने भारत के तेल जहाजों को हॉर्मुज जलभूमध्य से गुजरने की अनुमति दी थी, वैसे उसे भी अनुमति मिल जाएगी, लेकिन कराची की तरफ जा रहे उसके कंटेनर जहाज को ईरान ने बिना अनुमति वापस मोड़ दिया। वहीं जंग शुरू होने के बाद भारत के 5 एलपीजी और तेल टैंकर, जिसमें जग बसंत है, पाइन गैस है, शिवालिक है, नंदा देवी है, जग लाड़की है, ये बिना किसी रुकावट के हॉर्मुज से गुजर रहे हैं और भी कंटेनर जहाज वहां से आ रहे हैं। कुल मिलाकर इससे साफ हो चुका है कि इस संघर्ष में केवल ताकत ही नहीं बल्कि रणनीति और कूटनीति बेहद महत्वपूर्ण है। और क्या वाकई में ईरान ये तय कर चुका है कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो उसके पक्ष में नहीं, उनके साथ वो नहीं। अकॉर्ड समझौता या फिर जो मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा अभी तक चल रही थी, क्या उस पर एक करारी चोट हुई है? आज बात इसी मुद्दे पर। देखिए, पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक और चीज जो कि सऊदी अरब। जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया कि अगर किसी पर हमला हुआ तो दूसरा देश उसका सहयोग करेगा, ईरान वहां से भी पाकिस्तान से अलग हो गया। लेकिन क्या वाकई में इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान का मौन होना, खुलकर ईरान के साथ ना आना, यहां से भी ईरान को इस समझ में आ गया कि कोई मुस्लिम कंट्री उसके साथ नहीं? और क्या इसीलिए जहाजों को रोका गया जबकि भारत के जहाजों को वहां से बिना टोल के रवाना किया गया? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हैं और पूर्व राजनयिक गौरीशंकर गुप्ता जी हैं। गौरीशंकर जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि ये डिप्लोमेसी का मामला है। क्या वाकई में ईरान को अब किसी पर भरोसा नहीं बचा, खासकर मुस्लिम कंट्रीज पर, कि वो पाकिस्तान के कंटेनर जहाजों को भी रोकता है कि भाई बिना परमिशन नहीं जाने देंगे, जबकि भारत के जहाज वहां से आराम से आते हैं? जितेंद्र जी नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसके अंदर सारे के सारे गल्फ स्टेट्स ईरान से बिल्कुल डरे हुए हैं। जिस तरह से ईरान ने गल्फ स्टेट्स के ऊपर हमला किया है, वो अपनी प्रोस्पेरिटी और अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर एक खतरा माना जा रहा है। तो ईरान से वो पहले ही डरते थे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा डर रहे हैं। तो नेचुरली वो कोई भी स्टेट ईरान के साथ नहीं आएगा। अभी उनकी सिचुएशन ये है कि वो ये चाहते हैं कि ईरान को किसी भी तरह से कमजोर किया जाए और वहां का रेजिम जो है वो चेंज किया जाए, जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी पे खतरा नहीं हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उसने सऊदी अरेबिया से डिफेंस पैक्ट किया हुआ है। बिल्कुल। तो नेचुरली ईरान पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में तो पहले से ही तनातनी चली हुई है, डिकेड से। दोनों देश चाहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्रीज के डोमिनेट करें। ईरान का अपना रास्ता है और ईरान ने 3 प्रोक्सीज बना रखे हैं, जो सऊदी अरेबिया से डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में है, और हिजबुल्लाह और हूती, ये भी जो है वो पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में है। तो नेचुरली पूरे के पूरे गल्फ स्टेट जो हैं वो बिल्कुल टेरिफाइड है ईरान से। और सऊदी और ईरान का जो कंपटीशन है, जिसमें चाहते हैं कि हम मुस्लिम देशों का कंट्रोल करें, उस कंपटीशन में
ईरान और सऊदी के बीच में कोई समझौता बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। इस सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी गलत हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरफ तो सऊदी अरेबिया से समझौता कर लिया है म्यूचुअल डिफेंस का, और दूसरी तरफ वो ईरान के ऊपर भी उनसे भी फेवर लेना चाहता है। ठीक। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल नहीं सकती, और ठीक है इसलिए सर। पाकिस्तान ठीक है को सर, अब वापस मैं ईरान आपके के पास आऊंगा। साथ कर्नल देवानंद जी, बिना किसी क्या वाकई में भारत से इस वक्त दुनिया को डिप्लोमेसी सीखनी चाहिए? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तुर्की को हमने उनकी आपदा में बहुत हेल्प की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की। उसके बावजूद हम तुर्की के साथ अपने रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। सेम चीज़ ईरान, जब हमने यहाँ 370 हटाई तो ईरान ने उसका जमकर विरोध किया। जब हमने यहाँ 3 तलाक कानून लेकर आए, ईरान ने उसका जमकर विरोध किया। उसके बावजूद हम अपने रिश्तों को वहाँ मजबूती से बढ़ा रहे हैं और वो हमारे साथ उन रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। क्या ये डिप्लोमेसी की एक नई लाइन है कि अगर हम किसी बात पर किसी देश से कॉन्फ्लिक्ट कर भी रहे हैं तो वो एक अलग बिंदु है और बाकी रिलेशन अलग है? भारत बखूबी समझ रहा है। जी विजेंद्र जी, मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि जो डिप्लोमेसी का एक नया एंगल भारत ने दुनिया को दिया है वो ये कि हमारी डिप्लोमेसी सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या लीडर टू लीडर नहीं है, हमारी है पीपल टू पीपल। और उसके अंतर्गत सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, उनके उनके जो राजशाही होते हैं वो भी आते जाते हैं, पर लोगों के साथ जो हमारे संबंध की डिप्लोमेसी है उसकी पहली सफलता हमने अफगानिस्तान में देखी। किस तरह उथल पुथल रही, फिर भी भारत और अफगानिस्तान के लोगों के प्रेम के संबंध है। और आपने खुद ने 2-3 उदाहरण दिए, और हाल ही में जो हमने ईरान में देखा है कि इतनी उथल पुथल के बावजूद भी भारत दुनिया के किसी दबाव में नहीं आया और वहां पर दवाइयां भेजी हैं। अब यहाँ पर इस डिप्लोमेसी के एंगल को देखते हुए मैं एक बात जरूर रखना चाहूँगा। देखिए कि ये डिप्लोमेसी जो आज कह रहे हैं बहुत सारे विद्वान, उनको कुछ मज़ा आता है भारत को नीचा दिखाने में, या भारत का जो हमारा पॉलिटिशियन है या सरकारें हैं उनके बारे में नेगेटिव फैलाने में उनको ड्रॉप ऑफ द हैट मज़ा आता है। मैं उनसे आग्रह करूँगा, देखिए भैया, आज के दिन भारत जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो गवर्नेंस है, जो डिप्लोमेसी एक आला दर्जे की है, और आला दर्जे की है कि भारत सरकार अपने हितों की रक्षा कर रही है जितनी कर सकती है, क्योंकि ये युद्ध है और युद्ध भी भारत ने शुरू नहीं किया, भारत से पूछकर शुरू नहीं हुआ। दूसरी बात, जो ये गैस और तेल के दाम बढ़ना, आना जाना, बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेसिटीज हैं, तो इनके लिए भारत सरकार अपना तरीका ढूंढ रही है। और इसके साथ साथ देखिए कि सबसे जो प्रखर चीज निकल के आती है, मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री एकमात्र दुनिया के ऐसे लीडर बचे हैं जो इस युद्ध में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व बड़े बड़े पावर्स हैं, जैसे इजराइल, ईरान, अमेरिका, रूस को मैं इनडायरेक्ट मानता हूं। और ये चारों के चारे जो उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो बात करते हैं। इसी के साथ एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, देखिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर कोई भारत में सोचता है कि भारत पर असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि न तो भारत में गैस बनती है इतनी, ना पेट्रोल भारत में होता है, तो भारत ट्राई करेगा इसका असर कम करने की। नहीं, लेकिन वो भारत कर भी रहा है, उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया भी है। लेकिन मेरा कंसर्न आज ये है कि क्या वाकई में भारत की डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा मजबूत है? और इससे भी इतर मैं इस एंगल से भी समझना चाहता हूं, अगर ईरान अकॉर्ड समझौता या अपने जो मुस्लिम ब्रदरहुड की पॉलिसी है उसमें किसी भी कंट्री को ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो इस वॉर में उसको समर्थन तो चाहिए। उसमें रशिया बैक से समर्थन कर रहा है, भारत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर न्यूट्रल होते हुए भी समर्थन है, चाहे वो अमेरिका हो, ईरान हो या इसराइल हो, हम सबके साथ हैं। तो ईरान को जरूरत तो पड़ेगी ना, या अकेला लड़ेगा? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इस पे एक बात रखना चाहूंगा कि जो आपके विचार है, मेरे विचार काफी हद तक एक है। देखिए, इस युद्ध ने 2-3 भ्रम तोड़ दिए। पहला भ्रम तो ये तोड़ दिया जो हम चर्चाएं करते थे कि इस्लामिक नाटो, वो खत्म हो गया है। वो भ्रम इस्लामिक ब्रदरहुड का इज नो मोर, वो मैं मानता हूं पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और इसके साथ एक चीज नहीं, इसको ये कर सकते हम, ईरान वर्सेस ऑल मुस्लिम कंट्री, मैं उसी पे भी कर सकते। देखिए, ईरान और बाकी जो इस्लामिक कंट्री हैं, ये शिया का जो नेतृत्व करना चाहता है वो ईरान है, ठीक है। सुन्नियों का नेतृत्व करना चाहता है वो सऊदी अरेबिया, कभी तुर्की, ये सब लोग मिले हैं। पर जो इर्द गिर्द देश हैं वो ज्यादातर सुन्नी हैं। तो जो शिया और सुन्नी का जो एक गैप है वो और क्लियर कट होता जा रहा है। और उसी के अंतर्गत जो आपने बताया कि पाकिस्तान ने बीच में कोशिश की कि वो कहीं कहीं अपने आप को इसमें रिलेवेंस लेके आए, उसको साफ ईरान ने कह दिया कि हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। और एक और भ्रम टूटा है कि अमेरिका को जो लगता था
कि मैं चाहूं वहां जो कर सकता हूं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आए और वहां पर सरकार भी बैठा दी, कोई चू तक नहीं की, तो उनका भी अब भ्रम टूट गया कि भाई तुम हर जगह एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। और लास्ट चीज, ईरान को भी सबक मिल गया है कि जो तुम्हारी फंडामेंटलिस्ट की जो आतंकवादियों के विचारधारा के साथ चलते हुए हमास, हुती, हिजबुल्ला और इराक में शिया मिलिशिया को जो आप ओपनली पिछले 50 वर्ष हो चुके हैं, नहीं 40-45 वर्ष हो चुके हैं, जहां पर इनको खाना पानी देते थे, इनको ट्रेनिंग देते थे, वो भी अब दुनिया स्वीकार नहीं करेगी, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, कर्नल अनुपम जेटली जी, क्या वाकई में ईरान अकेला लड़ना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान से एक लंबा बॉर्डर लगता है और अमेरिका इधर से भी अपने आप को अटैक के लिए तैयार कर सकता है। सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि अमेरिका क्या वाकई में 5 दिन का ब्रेक ले रहा है या पूरी स्ट्रेंथ को ईरान के इर्द गिर्द करके उस पर एक मैसिव अटैक की तैयारी कर रहा है? विजेंद्र, ये जो 2 दिन से सडनली 8-10 घंटे पहले 5 दिन का टाइम कर दिया ट्रंप ने, इसको लड़ाई की भाषा में अगर कहा जाए तो ये लॉजिस्टिक पॉज या टेक्टिकल पॉज कहा जाएगा। ओके। अमेरिका की हालत ये है कि उनकी अपनी मिसाइल पैट्रियट जो है वो बहुत नीचे स्तर पर आ चुकी हैं। 24 तारीख तक जो अनुमान है 2600 पैट्रियट इस्तेमाल हो चुकी हैं और कुल उनकी बनाने की क्षमता 640 पैट्रियट एक साल में है। तो आप सोचें 4 साल 1:4 का एक्सपेंडिचर चल रहा है। दूसरी बात, अब वो साउथ अफ्रीका से, जापान से और बाकी देश जहां इनकी पैट्रियट डिप्लॉयड है वहां से पैट्रियट मंगा रहे हैं। फिर बहुत मीडियाओं में बात हुई कि यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर आ रहे हैं। कल तक की बात यह थी कि यूएसएस का जो बॉक्सर है, जो एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है, ट्रिपोली भी एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है, यूएसएस बॉक्सर तकरीबन इंडो पैसिफिक रीजन में था और उसको 4 से 5 दिन लगेंगे आज की तारीख में पोजीशन पे आकर कोई भी हमला नया शुरू करने के लिए। और ट्रिपोली इंडियन ओशन में था, वो मैन्यूवर करके जा रहा है इस समय अरब सागर में, उसको भी तकरीबन 1-2 दिन लगेंगे क्योंकि 22 नॉट मैक्सिमम स्पीड है उनकी। ओके। अब ऐसी हालत में अमेरिका इस स्थिति में नहीं था कि वो ईरान पर दबाव ज्यादा बना सके। और ईरान की बात क्यों है कि ईरान क्यों नहीं मान रहा है इनकी पीस टॉक्स को, उसके 3-4 बड़े कारण मैं बताऊंगा। सबसे पहले भरोसे की कमी, उसको अमेरिका पर या जो पाकिस्तान है, जो कि अमेरिका से भी जिसके संबंध है और सऊदी अरेबिया से जैसे आपने कहा संधि है, उसको पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं। दूसरी बात, उसका एक अपना लीवरेज परसेप्शन है कि इस लड़ाई में मैंने अमेरिका को काफी हद तक झुका दिया है और अमेरिका की इस समय हालत खराब है। जो उनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था वो डैमेज होने के बाद 3 दिन खड़ा रहा ग्रीस में और अब सुनने में आता है कि वो अमेरिका वापस जा रहा है रिफिटमेंट के लिए, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। और जो दूसरा था अब्राहम लिंकन, वो तकरीबन इस समय 1700 किलोमीटर दूर ईरान से खड़ा था। तो अमेरिका इस हालत में नहीं है कि इस हमले को उसी मजबूती से कर सके जैसे उसने शुरू के 10-15-20 दिन में किया, और उनको एक पॉज चाहिए था ताकि रीग्रुप करें। और मुझे नहीं लगता कि ईरान अभी बात वार्ता के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान के पास बहुत असला है, दोनों ड्रोन और मिसाइल का, और उसने जो कीमत बढ़ाई है यूएसए की वो 1:80 चल रही है। इस कदर एक्सपेंडिचर है क्योंकि उसके $20,000 का ड्रोन जो है वो $4 मिलियन की एक पैट्रियट के खिलाफ जाता है, और जो थर्ड सिस्टम है वो 2 से 3 पैट्रियट एक टारगेट पे करता है। तो 20,000 वर्सेस 14 to 15 मिलियन डॉलर। तो ये जो बातचीत खेल रहे हैं, ये क्या सिर्फ एक दिखावा है दुनिया के सामने? आप ये कह रहे हैं जो अमेरिका और ईरान ये कह रहे हैं कि मैं बातचीत कर रहे हैं, ये दिखावा है? अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजी पे आगे बढ़ रहा है, ईरान अपनी स्ट्रेटेजी पे आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही, यही मेरा मानना है। तो मतलब अभी वॉर और विध्वंसक होगी, वॉर की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी क्योंकि दोनों तरफ के एक्सपेंडिचर और दोनों तरफ की बर्बादियां काफी हैं, और इंटेंसिटी कम होने के बाद एक समय आएगा जब ये दोनों अपनी टेबल पर नेगोशिएशंस के लिए सर वो तो हमेशा वॉर बाद में टेबल पर ही बात होती है, लेकिन अगला जो 1 सप्ताह 2 सप्ताह होंगे या जब ये 5 दिन की डेडलाइन खत्म होगी, उस दौरान आपको एक विध्वंसक रूप नजर आएगा
या एक दूसरे को फिर से चेक किया जाए? क्योंकि आप जो कह रहे हैं 2 अमेरिकन युद्धपोत अगले 2 दिन में पहुंच जाएंगे, तो अमेरिका भी तो तैयारी कर रहा है ना, एक तरफ बातचीत दूसरी तरफ वॉर। अमेरिका ने ये 28 फरवरी को भी किया था, बात करते करते हमला किया, और यही ईरान का एक भरोसा है कि वो फिर से इन बातों को तोड़ेगा, इसलिए वो इन बातों में घुसना ही नहीं चाहता। ठीक है, गौरीशंकर गुप्ता जी, मैं पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता सर, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं कि उसको लेकर डिस्कस किया जाए। मेरा कंसर्न ये है कि क्या वाकई में एशिया के अंदर भारत वो देश बन रहा है जिसको एशिया से बाहर सब एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, क्योंकि एशिया के चाइना को फिलहाल क्वेश्चन किया जाता है एशिया से बाहर, पाकिस्तान की तो हैसियत ही नहीं बची है, इसके अलावा और कोई बिग कंट्री है नहीं, वो सब चाइना के अंडर ही आ रही हैं इकोनॉमिकली जो क्राइसिस में फंसी है। तो क्या भारत अंतिम विकल्प है जिसको पूरी दुनिया देख रही है कि भाई एशिया का ये कंट्री है जिसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, जिसके साथ एक सही ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी बात पर भरोसा कर सकते हैं? विजेंद्र जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। देखिए, इंडिया का जो स्टेटस है आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ऊंचा पहुंच गया है। एक तो हमारी इकोनॉमी में बहुत इम्प्रूव हुआ है पिछले 15 साल में, और इसके अलावा हमारी जो रीच जो है डिप्लोमेसी की, वो हर तरफ काफी गहराई से गई है। आप देखिए, अपन इस स्थिति में है कि हम रशिया से भी बात करें और जेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल। हमको G7 वाले भी बुलाते हैं और G20 की भी हम अध्यक्षता करते हैं। अभी हम ब्रिक्स के भी अध्यक्ष बने हुए हैं। बिल्कुल। UN में भी कोई रिजोल्यूशन आता है तो इंडिया की तरफ सब लोग देखते हैं। बिल्कुल। तो एशिया के अंदर अगर कोई इवॉल्विंग पावर है तो वो भारत ही है। ठीक। चाइना को तो माना ही जा रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो भी पावर है वो भारत है, और भारत को ज्यादा तवज्जो इसलिए दी जा रही है क्योंकि भारत की एक बैलेंस्ड राजनीति होती है, एक बैलेंस्ड डिप्लोमेसी होती है। इसका भारत कारण भी है ना चाहता है कि गौरीशंकर सभी जी, देशों के संबंध चाइना की जो पॉलिसी होती है वो विस्तारवादी होती है, वो दूसरे देशों के अंदर एक तरीके से संक्रमण पैदा करती है। भारत की जो पॉलिसी है वो जो दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाकर एक साथ चलने की पॉलिसी है, जिसमें हम दूसरे देश को किसी भी तरीके से हथियाने की साजिशें नहीं रखते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, चाइना की पॉलिसी विस्तारवादी भी है और दूसरों को ऋण देके उनके ऊपर कब्जा करने की भी है, और उनके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको में लेने की भी है, और इस तरह की ये सब चीजें अफ्रीका में, एशिया में बड़ी क्लियरली आ चुकी हैं। तो चाइना के ऊपर विश्वास देशों का गिरता चला जा रहा है। बिल्कुल। हमारा जो देश है वो कभी भी इस तरह की पॉलिसी फॉलो नहीं करता। वो हमारा देश चाहता है कि दोनों पार्टी जो संबंध में है उन दोनों को लाभ मिले और दोनों की प्रगति हो, दोनों आगे बढ़े। ठीक। हम तो सर वो देश हैं जो पाकिस्तान का आज भी बुरा नहीं चाहते, चाइना का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कल ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, बाकी देशों के राजनयिकों को भी फोन किया। अब मेरा कंसर्न ये है, मेरा सवाल ये है कि क्या वो ये चाहते हैं कि भाई सब ईरान से बातचीत करे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ युद्ध विराम हो जाए, इस पर बातचीत हो, या वो ये चाहते हैं कि भाई एक मैसिव अटैक ईरान पर होना है, उस दौरान पूरी दुनिया मौन रहे, वो देखती रहे, क्योंकि फिलहाल ईरान ने पूरी दुनिया में महंगाई और बाकी इश्यूज क्रिएट किए हैं, उसमें आतंकवाद भी है। दोनों में से क्या हो सकता है? विजेंद्र जी, अभी ये मैटर बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है। देखिए, पहले ट्रंप ने सोचा था कि जैसे ही लीडरशिप उनकी ध्वस्त होगी वहां पे रेबेलियन हो जाएगा, एक नई सरकार बन जाएगी। वो हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने सोचा कि उनकी सारी मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटी को खत्म कर देंगे और वो घुटनों पे आ जाएंगे। वो भी हुआ नहीं। आज भी ईरान मिसाइल कैपेबिलिटी पे है। फिर ईरान ने जो है हॉर्मुज को जो है एक वेपनाइज कर दिया। वहां पे वेपनाइज करने से एक ऑयल संकट पैदा हो गया, एनर्जी संकट, और पूरे के पूरे विश्व के अंदर समस्याएं आने लग गई।
तो थोड़ा सा अमेरिका के एक धक्का लगा है इन चीजों को देख के। सर मैं वो कह रहा जो हूं, इसमें उनकी अमेरिका नहीं प्रजल कहूंगा, मैं थी, जो ट्रम्प वो मान कहूंगा, रहे थे, क्योंकि कुछ वो काम ट्रम्प की पूरी जिद नहीं की वजह से हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी इस्तीफे देकर नहीं गए होते, वो विरोध नहीं कर रहे होते। कुछ फैसले हो सकता है ट्रंप ने अपने अपने अधिकारों के साथ लिए गए हों। मैं वापस आपके पास आऊंगा कर्नल देवानंद जी। कल तक खबर थी कि भाई पाकिस्तान ये कह रहा है कि कराची आ जाइए, हम बातचीत करा देंगे। आज ईरान कह रहा है हू द हेल यू आर। मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में इस पूरी वॉर के दौरान हम और क्राइसिस की तरफ जाएंगे? और जो मैं जिक्र कर रहा था, गौरी शंकर जी सीधा नहीं बता पाए कि ट्रंप क्या अब सबसे हेल्प मांग रहे हैं कि भाई या तो ईरान को समझा लीजिए या एक मैसिव अटैक होगा, उस दौरान मौन रहिएगा। जी देखिए विजेंद्र जी, जो आपका सवाल है उसके जवाब में बताना चाहूँगा। ट्रंप को ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, वो कहते हैं, वो झूठ कहते हैं, मतलब ट्रस्ट नहीं करते हैं। पर मैं मेरा विचार है, मैं ये मानता हूँ कि ट्रंप मिलिट्री सुप्रीम कमांडर हैं अमेरिका के। वो भारत की तरह प्रधानमंत्री महोदय सुप्रीम कमांडर नहीं होते हैं। ठीक। तो जब सुप्रीम कमांडर युद्ध में जाता है तो उसके ऊपर सारा प्लान का जिम्मा उन्हीं के ऊपर होता है। और जैसे हमारे कर्नल जेटली साहब बता रहे थे कि क्या क्या कारण है, एक मुख्य कारण ट्रंप के स्टेटमेंट्स का कि आज वो कुछ शांति की बात करते हैं, रात को हमला कर देते हैं। मेरा ये मानना है युद्ध के अंदर डिसेप्शन का एक आमतौर पे तरीका होता है दुश्मन को परास्त करने का। और दूसरी बात देखिए कि जब वो इतना समय देते हैं और वो फिर स्ट्राइक करते हैं। पर आपके सवाल पे अगर मैं सीधे तरीके से आऊँ, मुझे ये लगता है कि ट्रंप ने जब ये युद्ध शुरू किया था, बहुत सारे लोग अपने अपने विचार देते हैं वो फेल हो गया, वो गिर गया। अरे साहब, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, इससे सुपर पावर है वो। उनके पास जनरल्स की कमी नहीं है, प्लानर्स की। उन्होंने पूरा सोच विचार किया होगा। और देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो जिस प्रकार से मूवमेंट कर रहे हैं ये नहीं होता। दूसरी बात, हम बात करते हैं कि ये उनका एक जहाज टूट गया, एक, अरे हाउ डज इट मैटर? युद्ध है। मैं उतने बड़े युद्ध का तो मैंने संचालन नहीं किया ना देखा, पर जितना मेरा सेना का तजुर्बा है, युद्ध में भाई नुकसान होगा, आपके सैनिक भी मारे जाएंगे, हथियार भी टूटेंगे, ये सारा होता है। तो इन चर्चाओं पे ध्यान की बजाय मैं ये साफ देख रहा हूं कि आज के दिन ट्रंप जो ये पूरी अपनी बातचीत के माध्यम से दुनिया को उलझा रहे हैं, और वो समय दूर नहीं है जब वो ऐसा फाइनल असॉल्ट करेगा। अब 2 दिन कर सकता है, 4 दिन कर सकता है, 5 दिन कर सकता है। उसके बाद या तो ईरान को वो खत्म कर देगा या तो ईरान मान जाएगा, और नहीं मानेगा तो मैं मानता हूं फिर कोई नई परिस्थिति उभर के आएगी। क्योंकि एक चीज बहुत हम मिस कर रहे हैं इस पूरी लड़ाई के, मतलब पूरी चर्चा के बीच में, वो ये है कि रूस का रोल वो बिल्कुल छुपा हुआ है। ईरान की इतनी कोई ताकत नहीं है कि बिना रूस के सपोर्ट, रूस तो साफ कहता है वो सपोर्ट है। तो अभी ये बैटल एक्चुअली क्या हो गया है ना भाई, एक तरफ यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, यहाँ ये कर रहा है। तो ये लड़ाई पर एक बात, अब थोड़े जब भी समय बदलेगा, अमेरिका को लगेगा, इजराइल को लगेगा, वी हैव टू स्ट्राइक, एक तकड़ा हमें असॉल्ट करना है, वो होगा। और मैं ये देख रहा हूं कि ईरान जीत तो कभी भी नहीं सकता इस युद्ध को, ऐसा मेरा मानना है। अनुपम जेटली जी, इसमें भारत की भूमिका क्या शांति दूत की हो सकती है, हम भविष्य में देख सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक भारत ऐसा देश है जिसको ईरान भी तवज्जो दे रहा है और अमेरिका भी तवज्जो देता है। दूसरी बात, हम किसी भी एक पक्ष के साथ कहीं भी किसी भी समय खड़े नहीं हुए। तीसरी बात कि हमारे संबंध, जो देश चीन और रूस मदद कर रहे हैं इस समय ईरान की, उनके साथ भी अच्छे हैं। बिल्कुल। और जितने खाड़ी देश ईरान से त्रस्त हैं उनके साथ भी अच्छे हैं। और अमेरिका की हालत ऐसी है कि एक भी नाटो देश आज की देश में, उनके आज की स्थिति में उनके साथ नहीं है। और हर एक भारत के साथ हर देश का लीडर जो है कंफर्टेबल है, जिसे कहा जाए सहजता से बात करने के लिए। तो समय लग सकता है कुछ दिन और, क्योंकि भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बीच में कूदे और ऑफर देना शुरू कर दिया। लोग अप्रोच करेंगे। अच्छा, इसकी संभावना कितनी है सर कि पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाए कि भाई हमें ही आप ऊर्जा दे दीजिए, पेट्रोल दीजिए, क्रूड ऑयल दीजिए? क्योंकि भारत अभी बांग्लादेश को दे रहा है, भारत नेपाल को दे रहा है, भारत श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है, भारत अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पीछे चाइना है, चाइना में खुद क्राइसिस है इस वक्त। क्या भारत कर सकता है हेल्प उसकी? विजेंद्र जी, चाइना के पास 400 दिन का रिजर्व स्टॉक है फ्यूल का, हमारे पास 60 दिन का है। उनमें से भी अगर आप देखें, पिछले 26 दिन की लड़ाई में तकरीबन 150-160 टैंकर्स ऑयल के और एलएनजी के आने चाहिए थे, जो अभी तक 5 आए हैं। तो भारत फिलहाल स्थिति में नहीं है कि पाकिस्तान को मदद करेगा। भारत ने अपनी आंतरिक स्थिति
और अपने परिवारों को संभालना है, और वो बखूबी कर रहा है देश। ठीक है, गौरी शंकर जी मुस्कुरा रहे थे सर, कुछ कहना है? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान का जो क्रेडेंशियल है इतना ड्यूबियस है कि वो कहाँ किसी चीज में मध्यस्थता कर पाएगा। वो तो अपना कोई ना कोई स्वार्थ ढूंढ रहा होगा कि कहीं एक IMF का लोन मिल जाए या कहीं वर्ल्ड बैंक से कुछ लोन वोन मिल जाए तो वो अपने कर्जे वर्जे उतार दे, तो उनकी मेहरबानी चाह रहा है इसलिए थोड़ा सा कूद रहा है उसमें। बाकी उनका कोई क्रेडेंशियल नहीं है, कोई उनके पास शक्ति नहीं है जो वो कुछ भी ऐसा कर सके। ईरान का तो उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और ठीक है गौरी इजराइल शंकर उनको जी, शुक्रिया देखना हमारे भी साथ नहीं जुड़ने चाहता। के लिए। अनुपम जी आपका भी शुक्रिया, और कर्नल देवानंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। भारत की डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग है और उस डिप्लोमेसी का कंपैरिजन ही बेकार है। आप पूरे एशिया में किसी के कंट्री के साथ कीजिए, भारत की डिप्लोमेसी सबसे बेहतर फिलहाल है। और मानकर चलिए इस पूरे क्राइसिस के अंदर जितना इम्पैक्ट बाकियों पर आएगा उससे बेहद कम भारत पर आएगा, और उसके पीछे की वजह हमारी विदेश नीति ही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।